गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पॉलीगैमी। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। असम गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और वो पॉलीगैमी के इशू को जो है वो अ, एक तरह से एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसको बैन करना ज़रूरी है एक लॉ ला के या नहीं। ठीक है। तो पॉलीगैमी का स्टेटस क्या है इंडिया में? पॉलीगैमी का मीनिंग तो होता है कि एक से ज़्यादा स्पाउस होना। ठीक है। तो ट्रेडिशनली तो इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था, पर अब ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता है मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ में। अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी भी ये ट्राइबल पॉपुलेशंस में पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती है और ये जो है पर्सनल लॉज से गवर्न होता है ये पर्टिकुलर इशू रादर देन जो है किसी यूनिफॉर्म से लॉ से। लेकिन इंडियन पीनल कोड में भी जो है इसको गवर्न करने के कुछ जो है प्रोविजंस हैं। अब हमारे जैसे जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो ये कहता है कि किसी की भी जो है अगर मैरिज आप रजिस्टर कर रहे हो तो मैरिज के समय कोई भी स्पाउस जो है वो लिविंग नहीं होनी चाहिए उस पर्सन की। ठीक है। मतलब अगर दो लोग जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी मैरिज करवा रहे हैं तो उनमें से किसी की ऑलरेडी कोई स्पाउस जो है वो जो है वो लिविंग नहीं होनी चाहिए। फिर हिंदू मैरिज एक्ट भी जो है उसमें भी मोर देन वन वाइफ का कंसेप्ट जो है वो आउटलॉ कर दिया गया है। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट में भी जो है वो बाइगैमी जो है वो आउटलॉ कर दी गई है। सिर्फ इस्लाम जो है जिसमें जो कि शरीयत एक्ट 1937 से जो है गवर्न होता है उसमें मुस्लिम मैन जो है उसको 4 वाइफ्स की जो है वो परमिशन है। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सेकंड मैरिज करने के लिए जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन कर लेते हैं इस्लाम में। उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम देखते हैं इंडियन पीनल कोड में क्या प्रोविजंस हैं। आईपीसी सेक्शन 494 कहता है कि बाइगैमी प्रैक्टिस करना या पॉलीगैमी करना उसमें 7 साल की जेल और फाइन हो सकता है। ये प्रोविज़न जो है तब एप्लीकेबल नहीं होता जब कोर्ट ने ऑलरेडी ही वो मैरिज जो है वो जो है वॉइड डिक्लेयर कर दी हो। जो एग्जिस्टिंग मैरिज है अगर उसको ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो ऑफ कोर्स वो पॉलीगैमी के केस में नहीं आएगा। या फिर स्पाउस जो है वो 7 साल से एबसेंट हो एक पर्सन के एज में लाइफ में। 7 साल तक अगर एबसेंट रहे वो स्पाउस तो फिर माना जाएगा कि वो मतलब सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। अगर कोई अडल्ट्रस रिलेशनशिप है जो कि वैलिड मैरिज की तरह जो है वो नहीं आ रहा है उसको भी जो है वो उस केस में भी पॉलीगैमी उसको नहीं माना जाएगा। सेक्शन 495 जो है वो आईपीसी का वो सेकंड वाइफ की राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है इन केस अगर बाइगैमिस मैरिज हो जाती है। ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट करता है सेक्शन 494 में और उसने अपने फॉर्मर मैरिज के बारे में जो है वो छुपाया है किसी भी अपनी जो है करंट स्पाउस से तो उसको 10 साल की जेल और फाइन हो सकता है। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। जनरली जो फर्स्ट वाइफ होती है वो कंप्लेन करती है हस्बैंड के खिलाफ अगर रीमैरिज हो रही होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो ये होना चाहिए कि क्या मैरिज कस्टम्स के बेसिस पर परफॉर्म की गई है, तब माना जाएगा कि वो प्रॉपरली मैरिज हुई है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं जैसे कि गोवा में कोड्स ऑफ यूसेजेस एंड कस्टम्स ऑफ जेंटाइल हिंदूज ऑफ गोवा के एक्ट के अंदर एक हिंदू मैन को बाइगैमी की इजाज़त है अगर उसकी वाइफ 25 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो कंसीव करने में फेल रही हो या फिर उसने 30 ईयर्स ऑफ एज तक मेल चाइल्ड डिलीवर नहीं किया हो। लेकिन ऑफ कोर्स गोवा गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस एक्ट को ये एक तरह से वर्चुअली रिडेंडेंट हो चुका है। 1910 से लेके अभी तक कोई भी मैरिज जो है वो ऐसे रजिस्टर नहीं हुई है जिसमें कि ये बेनिफिट उसको मिले। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंट्रोल ओवर सर्विसेज। ये आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एनसीटी दिल्ली में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो सर्विसेज पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड के कंटेक्स में आती हैं। तो इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जो चीफ सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरी ऑफ द सर्विसेज डिपार्टमेंट वो इन सब मैटर्स के ऊपर जो है वो कॉल लेते थे। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट के पास में रहेंगी। और उन्होंने कहा है कि कोई फर्दर एक्सपेंशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अगेंस्ट होगी अगर इसमें की जाती है तो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी भी चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली को अपॉइंट करेंगी। लेकिन
कोई भी ऑफिसर दिल्ली में सर्व करने आएगा या डेपुटेशन पे आएगा, उसका फैसला भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेने वाली है। अब ये इशू क्या है, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो है हियरिंग चल रही थी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, कि ओवरऑल ट्रांसफ़र्स और ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज किसके हाथ में होनी चाहिए। तो 239A आर्टिकल, इसके अंदर आपको पता है ना, दिल्ली अलग स्टेट बनाया गया था एस बालाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। लेकिन फिर भी सारी पावर्स दी गई हैं, लेकिन पब्लिक लॉ ऑर्डर, पुलिस और लैंड की पावर्स अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है थ्रू द एलजी। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो कंट्रोल का इशू है, 2019 में एक टू जज बेंच ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था, जिसमें कहा था कि जो है 3 जज बेंच के पास ये केस जाना चाहिए। फिर मई 2022 में 3 जज बेंच ने ये केस लार्जर बेंच को जो है रेफ़र कर दिया था। अब ये 3 जज बेंच को जो है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए जब ये रेफ़र किया गया, तो 5 जज बेंच के पास ये केस आया। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पावर का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि फेडरलिज्म है, यहाँ पर जो है ये पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो बेसिकली ये इश्यूज़ जो हैं वो एग्जामिन किए। पहला तो ऑफ कोर्स जो 2 जज बेंच की जो रेफरेंस थी, दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल और टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा। उसमें बोला गया था कि जो गवर्नमेंट का मतलब है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस एक्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया हुआ है। ठीक है, तो वो उस पे ऊपर देखते हैं कब फैसला आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या है, आर्टिकल 145(3) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसमें बनाया जा सकता है अगर कोई 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है मिनिमम, और अगर कोई भी पर्पस के लिए जो कि जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में से, उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश इस बार की 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है, और ये इंडियन ओशन कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए की जाती है कॉन्फ्रेंस। ये 6th एडिशन है। 6th एडिशन जो है वो इंडिया फाउंडेशन, बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री, एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, इनकी जो है वो एसोसिएशन से ये की ऑर्गेनाइज की जा रही है। क्रिटिकल स्टेट्स और प्रिंसिपल मैरीटाइम पार्टनर्स जो है इंडियन ओशन रीजन के, उनको इकट्ठा किया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। जो पहली एडिशन थी इसकी वो सिंगापुर में 2016 में जो है वो होस्ट की गई थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएनएचआरसी। ये टॉपिक भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएनएचआरसी ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन को स्क्रूटनाइज किया है सूडान में जो हो रही हैं। तो यूएनएचआरसी क्या है, एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जिनेवा बेस्ड है, और 2006 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 47 मेंबर स्टेट्स होते हैं इसमें, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ऑफकोर्स सीक्रेट बैलेट पर। मेंबर्स जो होते हैं इसमें वो 3 साल की पीरियड को जो है वो सर्व करते हैं, और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद वो अगली बार रीइलेक्ट नहीं हो सकते हैं। जो इसके हाई कमिश्नर होते हैं वो इसके प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल होते हैं यूएन के। ये काउंसिल 3 बार मिलता है साल में, और ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस जो है वर्ल्ड वाइड हो रही हैं उसको एग्जामिन करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटिनी मॉड्यूल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स जो है, उन्होंने ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटिनी मॉड्यूल जो है जीएसटी रिटर्न्स का, उसको रोल आउट कर दिया है। अब ये इनेबल करेगा ऑफिसर्स को टू कैरी आउट स्क्रूटिनी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए जीएसटी की रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और इसी पोर्टल के थ्रू ही, इसी के थ्रू ही जो है टैक्स पेयर्स के साथ जीएसटीएन कॉमन पोर्टल का यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन भी जो है वो डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड की जाएंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं युवा प्रतिभा। ये भी टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। माई गव जो है, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा के साथ मिलकर युवा प्रतिभा जो है कुलिनरी टैलेंट हट ऑर्गेनाइज किया है। अवेयरनेस जनरेट करना इसका मोटिव है, और कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स को और उसकी प्रोडक्शन को रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं ये। इसमें क्या है कि अवेयरनेस जनरेट की जा रही है कि कैसे मिलेट्स जो है हमारी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल हैं। ये कॉन्टेस्ट जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए जो है ये ओपन है,
ये डिश जो इसमें बनाई जाएगी वो होम कुक्ड होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% इंग्रेडिएंट्स मिलेट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन मार्केट, एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम बना रहे हैं डीकार्बनाइजेशन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे डीकार्बनाइज किया जाए। अब उसमें होगा क्या कि बेसिकली आप कार्बन एमिशंस के ऊपर एक प्राइस लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें जैसे एक ट्रेडेबल परमिट होता है, जैसे समझ लो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मुझे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के द्वारा परमिट किया गया है कि मैं 100 टन से ज़्यादा जो है एमिशंस नहीं कर सकता। तो समझ लो कि मैंने अगर 90 ही टन्स किया, मेरे पास परमिशन 100 टन्स की है बट मैंने 90 टन्स किया, तो जो 10 टन्स हैं उतने की जो है मैं कार्बन क्रेडिट्स जो है जनरेट करूँगा और उन किसी ऑर्गेनाइजेशन को या उस मार्केट में मैं बेच सकूँगा जो लोग अपनी अलाउड एमिशन जो है टारगेट से आगे बढ़ चुके हैं। जैसे समझ लो कि मैं तो 90 पे रुक गया, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो 110 112 पर जा चुकी हैं। तो वो क्या करेंगी कि मार्केट से जो है ये कार्बन क्रेडिट्स खरीदेंगी, पैसा पे करेंगी, ताकि जो है ऑफ कोर्स हम एक तरह से उस पर कॉस्ट लगा सके कार्बन के ऊपर। उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट कहीं भी कर सकती है या फिर जो है एक्सपेंशन में कर सकते हैं रिन्यूएबल्स के, ठीक है। तो कार्बन अलाउंसेस या कैप्स लगाए जाते हैं कंट्रीज़ और गवर्नमेंट्स द्वारा एडमिशन रिडक्शन टारगेट्स के लिए, ठीक है। अब दो तरह की होती है, कंप्लायंस मार्केट और वॉलंटरी मार्केट। कंप्लायंस मार्केट में तो यही होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ कैप लगा दिया है कि उससे ज़्यादा आप एमिट नहीं कर सकते हो। अगर उससे कम एमिट कर रहे हो तो आपके पास प्लस में आ गया है वो पॉइंट्स, आप उसको सेल कर सकते हो कार्बन मार्केट में। अगर आपने ज़्यादा कर दिए एमिट तो आपको वो मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। वॉलंटरी मार्केट में यही सब होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई कैप नहीं लगाया है। कंपनीज खुद ही अपनी जो है एमिशंस को कम करने के लिए ये कार्बन क्रेडिट्स परचेज करती हैं या फिर सेल करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है जर्मनी को CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर सेल करना जो है वो अप्रूवल दे दिया है। तो ये एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। इसको बोइंग ने बनाया है। इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स, आर्टिलरी, सप्लाईज, इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया भी इसको ऑफ कोर्स यूज़ करता है। लगभग 15 सच एयरक्राफ्ट्स हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो है कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फुली डिजिटल है। एडवांस्ड कार्गो हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें। 160 नॉट्स की स्पीड पर ये फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, जो है आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। 203rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो इस साल मनाई गई है और वो 200 जो है उसको हम इंटरनेशनल नर्सेज डे कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टेटिस्टिशियन और फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी। उन्होंने जो है वो अपनी क्रिमियन वॉर के टाइम पर सर्व किया था, तो वहाँ से वो प्रोमिनेंस में आई। उनको हम लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं। हैंड वॉशिंग का उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस दिया अपने करियर पर, और हर साल 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्सेज डे इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का थीम है आर नर्सेज आर फ्यूचर। So now let us see all these topics in English. So the first topic is polygamy. This topic is important for your social issues. So Assam government has made an expert committee which would be examining the issue of practice of polygamy, and it will analyze if it is important to ban this practice through a legislative action. So polygamy means that you are having more than one spouse. So it was traditionally practiced in India, but now it has not a wide practice anymore. So as per the recent National Family Health Survey data, polygamy was practiced 2.1% among Christians, 1.9% among Muslims, 1.3% among Hindus, and 1.6% among other religious groups. So highest prevalence of polygamous marriages are reported in northeastern states with tribal populations, of course. So we have this issue of polygamy is governed by both personal laws and IPC. So as per Special Marriage Act, it is saying that at the time of marriage, neither party should have a already living spouse. Hindu Marriage Act has also outlawed the practice of man having more than one wife. Similar is the case for Parsi Marriage and Divorce Act. But in Shariat Act 1937, which governs the marriage in Islam, a Muslim man is allowed to have 4 wives, but
the Supreme Court has said that people are who want to get married, who are not otherwise allowed to get married after one marriage, or to practice bigamy or polygamy, if they are purposely getting converted into Islam just to make that marriage valid, it would be considered unconstitutional. Okay, so as per IPC section 494, if anyone is practicing bigamy or polygamy, it is of course imprisoned. It can be held, that person can be held responsible, and he or she can be imprisoned for up to 7 years and fine. Section 495 of IPC also protects the rights of second wife in case of a bigamous marriage. Of course, anyone who has committed this offense by concealing the fact that the person has already married will be imprisoned for up to 10 years and fine. So generally what happens is that the first wife files a complaint that her husband has remarried, and the standard of proof in this case must be of marriage performed as per customs. So, but there are certain exceptions also. Like in Goa, we have this codes of usages and customs of Gentile Hindus of India, whereby a Hindu man in the state has the right to bigamy under certain circumstances, like if the wife has failed to conceive the child by the age of 25, or if she fails to deliver a male child by the age of 30 years. So this is very discriminatory, of course, and this is very regressive. But as per Goa government, this provision has not been used since 1910 till now. Okay, but still it exists. So of course, perhaps in the next few years, this could be outlawed. This law could be outlawed. Okay, so the next topic is control over services. This topic is important for your polity section. A 5-judge constitutional bench of the Supreme Court has held that Delhi government will have the say over administrative services in the state of Delhi, except with regards to public order, police, and land. So earlier it was entrusted with the lieutenant governor, chief secretary, and the secretary of services department, who took a call, who all of them took a call on these issues. But now, of course, the decision of IS uh, officers getting posted to national capital would still be within the centre's prerogative, and the central government will continue to appoint the chief secretary of the state also. So this was an issue with the 5-judge constitution bench of the Supreme Court, and they were hearing this dispute between the Delhi government and central government regarding the control over the transfers and overall functioning of administrative services. So you know that Delhi is a state since 1991, when 69th Constitutional Amendment Act was passed, based upon the recommendations of S. Balakrishnan Committee. But there are 3 subjects which are not transferred to the state: police, public order, and land. While examining the control over administrative services, the in 2019, the 2-judge bench of the Supreme Court delivered a split verdict. That's why it had to be referred to 3-judge bench, which of course in May 2022 referred the matter further for further examination, and now the 5-judge bench has given a verdict in favor of Delhi government. So central government argued that national capital is the face of the country, so that's why they must have the control over administrative services. But the Delhi government said that in the interest of federalism, it should have the control. So Supreme Court was analyzing these issues. First, of course, was the references made by the court itself, the 2-judge bench and 3-judge bench to the 5-judge bench, constitution bench case. And the second was the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act, which was passed in 2021, which of course was challenged by the Delhi government. So what is the constitution bench? It is given under Article 145 Clause 3 that constitution bench can be set up with at least 5 judges for the purpose of deciding any case which involves a substantial question of law for the interpretation of constitution. So the next topic is Indian Ocean Conference. This topic is important for your international relations. Bangladesh will be hosting this 6th Indian Ocean Conference, and it is meant to strengthen cooperation between the countries of Indian Ocean region. So it is the 6th edition, which is being organized by India Foundation along with
Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh, and S. Rajaratnam School of International Studies. So, of course, the first edition was hosted by Singapore in 2016. So the next topic is UNHRC. This topic is important for your international relations. UNHRC has recently adopted a resolution which aims to scrutinize human rights violations taking place in Sudan. So as per the what is UNHRC? It is an intergovernmental body within the United Nations system, which is based in Geneva, and it is made up of 47 states, and it was created by UNGA in 2006. So members are elected directly, and they are individually elected by secret ballot, and the members of this council, they serve a period of 3 years, and they are not eligible for immediate re-election after 2 consecutive terms. So the High Commissioner for Human Rights is the principal human rights official of the UN, and this council meets 3 times a year to examine human rights violations worldwide. So the next topic is automated return scrutiny module. This topic is important for your governance section. The Central Board of Indirect Taxes and Customs have rolled out this automated return scrutiny module for GST returns. It will enable the officers to carry out scrutiny of GST returns on the basis of data analytics, and they would be able to interact with the taxpayer through the GST and common portal for communication of discrepancies. So the next topic is Yuva Pratibha. This topic is again important for our governance section. So MyGov, in collaboration with Institute of Hotel Management PUSA, have launched this Yuva Pratibha culinary talent hunt, which will bring out the lost recipes and promote the culinary talents of young and aspiring chefs and home cooks. And the aim is to create awareness and increase the production and consumption of millets, and it will be open to all the citizens of India between the age of 18 to 40 years, and the dish that they are going to submit should be home cooked, wherein the 50% of the ingredients should be of millets. So the next topic is carbon market. This topic is again important for your environment section. Ministry of Power and Ministry of Environment will develop this carbon credit trading scheme for decarbonization. The government basically aims to plan developing an Indian carbon market with objective of decarbonizing the Indian economy. So carbon markets are basically tools for putting a price on carbon emissions. So it is kind of a tradable permit. Generally what happens is that governments determine what are the emission reduction targets for a particular industry. So these are basically carbon allowances or caps are placed upon it them. If they cross it, then they have to purchase their carbon credits from the market. If they are if they have not exceeded their limit, then if there is any balance, then they can sell it to those unused carbon caps to the market. Okay, so there are 2 types of these carbon markets. One is of course the compliance market, in which the government is setting up the emission reduction targets, and anyone crossing that, of course, will have to purchase those credits from the market there. But there is also another voluntary market, in which the corporations or private individuals and others, they offset the emissions of 1 ton of CO2 or equivalent greenhouse gases on their own. Government has not mandated it, but they're trading it in the market. So the next topic is CH-47F Chinook helicopters. So U.S. State Department has recently approved the sale of CH-47F Chinook helicopters to Germany. It is an advanced multi-mission helicopter. It is manufactured by Boeing, and it is meant for the transportation of troops, artillery, supplies, and equipment to the battlefield. India has about 15 such helicopters, and it is a fully integrated digital cockpit management system. It has a fully digital cockpit management system. It is capable of advanced cargo handling, and its maximum speed is 160 knots. So the next topic is International Nurses Day. This topic is important for your social issues. So 203rd birth anniversary of Florence Nightingale, who is the founder of modern nursing, falls on 12th May 2023. So she was an English social reformer, statistician, and founder of modern nursing. She served as a manager of nurses trained by her during the Crimean War, and she is recognized as the lady with the lamp. She focused on hand washing, which was of course very important during the pandemic also. And International Nurses Day is celebrated or observed on the 12th of May to mark the anniversary of Florence Nightingale's birth. This year the theme is Our Nurses, Our Future.
So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.